एजुकेशन कैंपस द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन क्लास सीरीज़ के एक और हिस्से में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय हिंदी है। हम हिंदी के उस भाग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। आखिर ये हिंदी व्याकरण है क्या? यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। भारत में मौजूद जनसंख्या में से सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली यह भाषा है। पर अब सवाल यह उठता है कि भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी और के सामने प्रकट कर पाते हैं, किसी और को समझा पाते हैं, उन तक पहुंचा पाते हैं, किसी एक व्यक्ति को या किसी व्यक्ति समूह को। अंग्रेजी में भाषा को लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हिंदी भी एक भाषा है जिसकी उत्पत्ति या जिसका जन्म लगभग आज से 1000 वर्ष पहले 1000 ईस्वी में माना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वह संस्कृत भाषा से हुई है और आज हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। साथ ही साथ यह हमारी राजभाषा भी है। खैर, आगे बढ़ते हुए हमें यह ज्ञात होगा कि भाषा का जो जन्म है वो आसानी से हो जाता है। कहीं भी संवाद स्थापित हो रहा हो, अगर उसका माध्यम जो है वो नया होगा तो वो नई भाषा उत्पन्न हो जाएगी। परंतु कोई भाषा कितने लंबे समय तक जीवित रह पाती है या कितने लंबे समय तक बोली जाती है, प्रासंगिक रह पाती है, यह इस बात पे डिपेंड करता है, यह इस बात पे आश्रित होता है कि क्या वो भाषा लिपिबद्ध हो पा रही है, क्या उस भाषा में साहित्य की रचना हो पा रही है। लिपिबद्ध का अर्थ होता है लेखनी, यानी कुछ भी लिखना उस भाषा में, चाहे आप बातें लिख रहे हो, डायलॉग्स लिख रहे हो, संवाद लिख रहे हो, लेख लिखें, कविता लिखें। और जो हम लिखते हैं उसे हम साहित्य के नाम से जानते हैं। जो हम कविताएं पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, ये सब कुछ साहित्य में आता है। तो किसी भी भाषा का कितने वक्त तक जीवित रह सकता है, यह बात उसके साहित्य की मजबूती पर डिपेंड करेगा। उसके साहित्य कितना मजबूत है उसका, यह उस बात पर आश्रित होगा। तो किसी भी भाषा के साहित्य को मजबूत करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के शास्त्र को हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के साहित्य को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पे। तो हिंदी का जो व्याकरण है उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं, यानी एक ऐसा शास्त्र जिसमें हिंदी भाषा और हिंदी भाषा में रचे गए साहित्य को मजबूत करने के लिए नियम और नियमावली लिखे गए हों। वैसे शास्त्र को हम हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। अब अगर हिंदी व्याकरण ना हो तो हिंदी भाषा का साहित्य मजबूत नहीं होगा, उसे अधिक लोग नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा की उम्र जो है वह लगभग 1000 वर्ष हो चुकी है, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य में जो रचनाएँ हुई हैं, जो हिंदी भाषा की रचनाएँ हैं, वह अत्यंत प्रगाढ़ हैं, वह अत्यंत मजबूत हैं। उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पाते हैं। तो हिंदी व्याकरण भी मजबूत है, हमारा व्याकरण मजबूत है तभी साहित्य मजबूत हो रहा है। उन नियमों को हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। वह शास्त्र जिसके इस्तेमाल से हमारी हिंदी भाषा मजबूत होती है, जिसे हम हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं, उसे हम 4 अलग अलग खंडों में करके पढ़ते हैं। उसका अध्ययन जो होता है उसको करने के लिए हम उसे 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं। वो 4 खंड व भाग कुछ इस प्रकार हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा छंद विचार। जो पहला खंड है वर्ण विचार, उसके अंतर्गत हम व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को या किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि के माध्यम से होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्ण जो होता है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद आते हैं शब्द। शब्द विचार के अंतर्गत हम भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। शब्द जो है वो वर्णों के समूह से बनता है। तो वर्णों का वह समूह जो सार्थक अर्थ देता हो उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए वाक्य आते हैं। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य के नाम से जानते हैं। अंत होता है छंद विचार से। छंद जो है वह किसी भी भाषा का आखिरी
पड़ाव होता है। छंद यानी वाक्यों का एक सार्थक समूह। छंद में कविताएं, कहानियाँ, लेख जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो छंद कहलाते हैं, जो कि बाई प्रोडक्ट होते हैं इस पूरे प्रोसेस के, यानी अंतिम परिणाम होते हैं। सबसे पहले वर्ण, सबसे छोटी इकाई, उसके बाद आता है शब्द, फिर आता है वाक्य और अंत में आता है छंद। इन चारों भागों को हम आगे के हिस्सों में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण के अध्ययन का जो पहला भाग है वर्ण विचार, अब उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया गया, वर्ण जो होती है वह किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी उस भाषा की जो मूल ध्वनियाँ होती हैं। तो हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में नियमों के द्वारा दिए गए जो कुल ध्वनियों की संख्या है वह 52 दी गई है। 52 ध्वनियों में से 11 जो हैं वो स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 1 अनुस्वार है, 1 विसर्ग, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। इन सब की संख्या को जोड़ें तो कुल संख्या 52 मिलती है। अब स्वर के अंदर भी इसे कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कुछ हर्ष स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि कुछ को हल्के से बोला जाता है, कुछ वर्णों पर जोर दे करके बोला जाता है। उसी प्रकार व्यंजन में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग करके अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद वर्ण है। इसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं, ड और ढ, और इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। वर्ण विचार के अंतर्गत हम इन्हीं स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन को यानी सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है शब्द विचार के बारे में हम जब अगली बार मिलेंगे तो जानेंगे।